welcome back to your fun loving channel and your fun loving platform Hello Siksha. So basically children, in today's section of video we are going to continue our chapter 3 from your English Hornbill, and the title of chapter is as mentioned on the screen, Discovering Tut the Saga Countries. So basically in this section of video children, we are going to talk about question answers. What we are going to do, we are going to talk about question answers. Okay, so here we have our question answer series. Okay, so in this Q&A series, basically first of all we will be discussing NCERT, right? So the questions and answer are here in this section based on your NCERT. Okay, and let me tell you one thing, that the answer that I am telling you is not necessary that you write them. You can formulate answers according to your basic needs. So first part which is given as in your book is understanding the text title. With this title section we have in this area, that is understanding the text. Okay, so understanding the text part पे हम देख रहे हैं understanding the text part क्या होता है कि आपको क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इन चैप्टर यू हैव टू राइट डाउन दैट इन आंसर. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज हियर वन सेकेंड, यस, विच इज हियर इज give reason for the following. So here are specifically given few statements and on the basis of those statement you have to write down your answer. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो किंग टट की बॉडी थी उसको कई बार स्क्रूटनी के लिए यानी कि रिसर्च के लिए ले जाया गया था, इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया था. तो ये जो स्टेटमेंट है इसको आपने चैप्टर से क्या समझा है, पूरे चैप्टर में से, ठीक है, आपने पूरे चैप्टर में से क्या समझा है आपको बेसिकली वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है. ठीक है, सो अगर हम अपना आंसर देखें तो मैंने जो आंसर इस स्टेटमेंट के लिए फॉर्मुलेट किया है वो ये है कि टट्स बॉडी वॉज सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ रिसर्च, राइट, बिकॉज इट वॉज द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी. तो ऐसा इसलिए हुआ कि उसको कई सारे स्क्रूटनी, रिपीटेड स्क्रूटनी के लिए ले जाया गया क्योंकि ये दुनिया की सबसे फेमस ममी थी. ठीक है, इसे रखा गया था गोल्ड प्लेटेड कॉफिन में. ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ये गोल्ड प्लेटेड कॉफिन था और इतना अच्छे तरीके से उसको रखा गया था, बट जो विजिटर थे वो जो टॉम में आते थे उनकी इस मम्मी को देखने के लिए, दे बिलीव दैट देयर वाज अ मिस्ट्री रिगार्डिंग द अनटाइमली डेथ ऑफ अ यंग रूलर. तो यहाँ पे उनका क्या मानना था कि जो टट थे उनकी डेथ होना एक बहुत ही मिस्ट्री थी, बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, क्योंकि अचानक से इतने यंग रूलर की डेथ होना इज़ वेरी स्ट्रेंज, राइट. दे ऑल्सो वंडर, They also wondered if Pharaoh curse that befalls those who disturb his resting place was indeed or not. तो वहाँ पर एक जो आप कह सकते हो कि इन मुस्लिम्स बेसिकली वी हैव अ प्रॉफिट लाइक वी हैव इन आवर पंडित्स इन हिंदू कल्चर. सो इन दैट वी हैव एन Pharaoh who said that there is a curse, whoever disturbs the resting peace of that would be in ट्रबल आफ्टर अ लॉन्ग. तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आपको कंक्लूड करने हैं, वो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ. व्हाट आर द पॉइंट्स? तो पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे दिए हुए हैं कि यहाँ पर टट की बॉडी को ले गया क्योंकि वर्ल्ड की वो बहुत फेमस ममी थी. ठीक है, इट वाज वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी. वर्ल्ड की फेमस ममी होने की वजह से उन्हें ले जाया गया. जिस तरीके से उनके कॉफिन को रखा गया था गोल्ड प्लेटेड करके, दैट वाज आल्सो अ स्पेसिफिक रीज़न कि उनकी बॉडी का सर्वे हो. ठीक है, तो और फिर विजिटर जो थे टॉम को, उनको कुछ मिस्ट्री लगती थी अनटाइमली डेथ ऑफ द रूलर. तो इन सारे रीजंस की वजह से उसको कई बार इसकी स्क्रूटनी या फिर रिसर्च हुआ उसके ऊपर. ठीक है, सेकेंड जो हुआ है वो हार्वर्ड कैटर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड. तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है कि हॉवर्ड केटर्स इन्वेस्टिगेशन वाज हेल्ड इन 1920s, तो ये 1920 यानी 19th सेंचुरी में ये हुआ था, ठीक है, और वाज रिसेंटेड बिकॉज द बॉडी ऑफ किंग दैट वाज बैडली डैमेज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो किंग की बॉडी थी वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। क्या क्यों डैमेज हो गई थी? बिकॉज हॉवर्ड कैटर हैज़ पुट एन इमेंस एफर्ट टू सेपरेट द ममी फ्रॉम गोल्ड कॉफिन। तो जो गोल्ड कॉफिन था उसमें मम्मी क्या थी, वो बुरी तरीके से स्टिक हो गई थी, ठीक है। और फॉर दैट रीज़न उस जब वो हमारे जो इन्वेस्टिगेटर थे हॉवर्ड कैटर, उन्होंने जब बार बार उसे निकालने की कोशिश की तो वो क्या हुई, बैडली डैमेज्ड हो गई, ठीक है। He has undertaken unscientific methods to extract the gold and did not make any effort to study the remains of her dead cause. तो जो इनकी गलती थी हॉवर्ड कैटर की, वो इन्होंने क्या की कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना इम्पोर्टेंट समझा फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो टट की बॉडी के रिमेन्स थे उसको स्टडी ना करके उन्होंने उस गोल्ड को स्टडी करना ज़्यादा प्रायोरिटीफुल समझा, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उस टाइम का स्पेसिफिक चीज़ था जिसे वो इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। बट अगर हम और सारे इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग देखें तो उन्हें क्या करना था, टट की बॉडी जो बची हुई थी, रिमेन्स थे जो बॉडी के, उसको स्टडी करना था जिससे कि उनकी डेथ का एक स्पेसिफिक कॉज पता चल सके, ठीक है। थर्ड वन इज दैट द कैटर हैज़ टू कैशल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज किंग्स रिमेन। तो कैशल मैंने आपको बताया था, इट इज़ समवेयर यूज टू हैमर होता है ये। तो हैमर उन्हें हैमरिंग का प्रोसेस यूज़ करना पड़ा फॉर रिमेनिंग द सॉलिडिफाइड रेजिन। जो रेजिन रखी गई थी कॉफिन में टट की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जिससे डैमेज ना हो, तो उन्होंने क्या किया, कैशल को यूज़ किया उसे रिमूव करने के लिए उनकी बॉडी को, ठीक है। because it has been cemented to the bottom of coffin with no sign of getting free from it। तो उसको जो उनकी मम्मी थी उसको काफ़ी स्ट्रांगली रेजिन के थ्रू बॉटम ऑफ कॉफिन में स्टिक कर दिया गया था, राइट। नो पावर कुड सेपरेट द बॉडी फ्रॉम द कॉफिन, नॉट इवन पुटिंग इट इनटू बॉइलिंग हॉट सन दैट मेल्टेड द सॉलिड रेजिन। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि उसको पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी से उस मम्मी को सेपरेट रखा गया था कि वो सेपरेट ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कई अनसाइंटिफिक मेथड्स भी यूज़ किए। उन्होंने उसको सन के नीचे भी रखा। यू नो इन इजिप्ट द सन टेम्परेचर इज़ एक्सट्रीमली हाई, अराउंड 60 डिग्री टू 65 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री टू 65 डिग्रीज तक ये टेम्परेचर जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि नॉर्मल जो रेजिन होता है वो तो मेल्ट हो जाता है, बट जो कॉफिन में रेजिन यूज़ हुआ था वो मेल्ट ही नहीं हुआ। तो उन्हें कैशल अवे करना पड़ा, मतलब हैमर का यूज़ करके उसको निकालना पड़ा, जिससे कि टट की बॉडी में भी जो रिमेन था बॉडी का, उनका मम्मी थी, उसमें भी काफ़ी हार्म हुआ। बट ही हैज़ टू डू समथिंग फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन, ओके। Another statement which is given here is Tut's body was buried along with the gilded treasures। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो टट की बॉडी थी उसके साथ बहुत सारे ट्रेजर यानी कि खजाना भी उनकी बॉडी के साथ बरी किया गया था इन द कॉफिन। तो here what is being said that see Tut's body was buried along with the gold and other treasures because the royals and wealthy people at that time wished and believed that they would carry their wealth with them when they died to use it in after life। यहाँ पे क्या किया है कि एक बिलीव था जो वहाँ के रिच पीपल थे और रॉयल्स थे उनका, कि वो अपनी जो भी उन्होंने वेल्थ अपनी लाइफ में कमाई है या फिर उन्हें उनके एंसेस्टर्स से मिली है वो उसे मरने के बाद ले जाएंगे अपने साथ, सो दैट दे कैन यूज़ इट इन आफ्टर लाइफ लाइक वी हैव हेल एंड डैम इन हेवन। सो सेम वेयर दे ऑल्सो बिलीव दैट दे वुड यूज़ इट आफ्टर लाइफ व्हेन एवर दे आर ईदर इन हेल और हेवन। तो इस बिलीफ के लिए क्या किया गया था कि टट की बॉडी के साथ भी काफ़ी जो गोल्ड उनका पर्सनल यूजेस में वो लाते थे चीज़ें उसके साथ, और जो भी वहाँ का सीजनल फ्रूट थे, आप कह सकते हो उनकी क्लोथ्स थे, ये सारी चीज़ें उनके मम्मी के साथ बरी की गई थी, ठीक है।
Another statement that we have here is the boy king changed his name from thank you tune to thank you moon. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मैंने नेम चेंज और सिटी कैपिटल चेंज के बारे में बताया था, तो वो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखता है द बॉय चेंज हिज नेम फ्रॉम तंकचेन टू तंकतु मून बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिस्टोर ऑल दैट हिज फादर हैज़ डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पे क्या है कि उनके फादर ने जो कुछ भी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी थी वो उसने वापस पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था. हेयर यू कैन ऑल्सो मेंशन अ पॉइंट ऑफ दैट इज बिलीव इन एम्यून एंड एंटेन. तो वो पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. ठीक है. Another thing is that list the deed that led Ray Johnson to describe Anquetin as a Vicky. तो यहाँ पर आपको बताना है कि वॉट अवर द डीड जिसकी वजह से रे जॉनसन कहते हैं एंकटेन को एज अ वैकी. ठीक है. तो हियर आर फ्यू इवेंट्स दैट आर बीइंग described in the chapter that he promoted the worship of Aten, the Sendis, from the Amun major god, changed his name from Aphaton to Anquetin, and moved his religious capital from Thebes to Anquetin, and destroyed temples and idols of Amun, shockingly the whole country. तो यहाँ पे आप वही पॉइंट लिखोगे जो मैंने चैप्टर में बताया था कि उन्होंने एम्यून की सारी टेम्पल्स और आइडल्स को डिस्ट्रॉय करवा दिया था, एंड ही स्टार्टेड to make it pray for Aten, who was also called as Sundays. ठीक है. और इसी वजह से उन्होंने अपनी कैपिटल को टेबियस से एंकटेन में शिफ्ट कर दिया था. ठीक है. यहाँ पर another statement which is given here is that what were the results of CT scan. So CT scan के results क्या थे. CT scan के result हुए थे कि neck vertebrae, hand and several views of rib cage were missing also there, and so that would be assumed by the people or the investigator that something has specifically gone wrong with him. Okay. List the evidences and technology that have improved the forensic science analysis. So this is your first type of question. You have to write it in your own manner, what is being you are using it since your previous decades, and how these new technology or advancement in technology has improved the forensic science analysis. Okay. So you have to write it in your own. We have explained the statement King Tut is one of the finest of first mummy to be scanned in death as in life. तो यहाँ पे आपको बताना है कि how this statement is proved. This is your homework question. Please do. Yeah, you have to tell that यहाँ पे एक statement दिया है that Tut's mummy was the first mummies to scan in death and as in life. So here what you have to tell is कि इस स्टेटमेंट को आपको ट्रू प्रूफ करना है. लेट मी टेल यू वन थिंग टू दैट हियर बाय दिस स्टेटमेंट वी कैन सी द आंसर. किंग टट वॉज इंडीड द फर्स्ट फेरो हुज मम्मीफाइड बॉडी वॉज स्कैन 3300 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ. तो उनकी डेथ के 3300 ईयर्स के बाद उनकी बॉडी को स्कैन कराया गया था. ठीक है. तो इट वॉज रियली अ बिग अचीवमेंट फॉर हिज upcoming generation. He was prominent figure when he was alive. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि he was one of the greatest figure that at the time when he was alive, even after he was just a boy. He was intelligent and practical minded, making bold decisions and restored all old custom and tradition which were destroyed by his father. So as he took the throne at a very young age, but he was intelligent although, and he was practical mind, like he was having the capability to present itself this situation and deal the situation very well. So he made very bold decisions on all the things that were destroyed by his father. He restored all those custom and traditions. Okay. He ruled for almost 9 years, but his death was unexpected, leading to mystery surrounding the cause. So he only ruled for very less time, 9 years only. So he ruled for 9 years, but the time that much he ruled was the very golden period of his dynasty. ठीक है. तो गोल्डन पीरियड ऑफ हिज डायनेस्टी ये आप लिख सकते हो. बट हिज डेथ वॉज अनएक्सेप्टेबल एंड अ मिस्ट्री कॉज. तो उनकी डेथ जब हुई, सो इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री कॉजेज. ओके. Nextly, we do have one thing another talking about the text. Okay. So here I'll be not mentioning the answers, so do it for yourself. I'll be explaining you the questions.
Discuss the following groups of two pairs, each pair in group taking the opposite point of view. So this is a group discussion question of yours. So here you have to take a statement, scientific interventions is necessary to unearth the buried mysteries. So here what you have been said that कि जो mysteries हैं ऐसी उनके लिए scientific intervention ज़रूरी होता है. Like I told you कि हर चीज़ का positive and negative thought होता है. कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट हो. लाइक इन चैप्टर आप देख सकते हो कि जब उनका सीटी स्कैन हुआ टट की बॉडी का, तो सीटी स्कैन में बहुत सारी चीज़ें सामने आई. अभी पूरी तरीके से नहीं, पर कुछ मिस्ट्री सॉल्व हुई उनकी डेथ की. बट अगर आप चैप्टर में ही देखोगे तो आपको पता चला कि जब उनकी बॉडी को निकाला जा रहा था उनकी मम्मी को, तो मम्मी वाज डैमेज्ड, क्योंकि जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी ऑफ यूजिंग कॉफिन एंड रेजिन्स, तो वो आज की टेक्नोलॉजी से काफ़ी डिफरेंट थी. बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था होता था उन चीज़ों का. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस तरीके से हमारे जो प्रीशियस हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, जो हमारे पास उनके मेमोरेबल एसेट्स हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, उन पर नेगेटिव असर डाल रहे हैं, हम उन्हें डैमेज कर रहे हैं. तो इस फैक्टर में आपको इस स्टेटमेंट में ये ग्रुप डिस्कशन करना है कि ऐसे साइंटिफिक इंटरवेंशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. सो इट इज़ अ ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चंस. ओके, like here we have another group discussion question that we have, like in discussion two groups, each group in a having opposite point of view. Advanced technologies give us conclusive evidence for past events. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट इवेंट्स का जो हमारे पास कंक्लूजन आता है या फिर हमारे पास जो प्रूव आता है, वो उसमें हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है. तो आपको इस पर भी ग्रुप डिस्कशन करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेकर. ठीक है, दोनों आपको पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर मेंशन करना है. तो द थिंग इज़ कि आप देख रहे हो एडवांस टेक्नोलॉजी जब से एडवांस हुई है तब से हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है, बट हमेशा ही नेगेटिव इफेक्ट रहा है हर चीज़ का. मैंने जैसे यहाँ पर आपको बताया कि जब मम्मी का डैमेज हुआ, जब हम मम्मी को सेपरेट कर रहे थे कॉफिन से, राइट. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मम्मी को हम सेपरेट कर रहे थे तो हुआ कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ तो हैं, बट हमने उनका यूसेज किया तो वो एप्लीकेबल नहीं हुए, राइट. तो इसी तरीके से आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताना है.